नमस्कार, लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे मन की बात। 133वां एपिसोड का होगा प्रसारण। कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों से करेंगे संवाद। गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल दौरा। आज प्रत्याशियों के समर्थन में 2 चुनावी रैली और 2 रोड शो करेंगे अमित शाह। सांसद राहुल गांधी का 3 दिवसीय अंडमान और निकोबार का दौरा। कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। ग्रेट निकोबार के में कई कार्यक्रम भी शामिल होंगे। बुलंदशहर में मुंह पर केक लगाने को लेकर चली गोली। फायरिंग में 3 लोगों की सिर में लगी गोली, इलाज के दौरान मौत। गुजरात में निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी। 15 महानगर पालिका, 84 नगर पालिका समेत पंचायत के लिए 9,992 कैंडिडेट्स मैदान में उतरे। यूपी का बांदा देश में सबसे गर्म पारा 47.4 सेल्सियस पहुंचा। राजस्थान, महाराष्ट्र समेत 4 राज्यों में पारा 45 सेल्सियस के पास। 10 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आपको सीधे लेकर चलते हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी मन की बात कर रहे हैं। 133वां एपिसोड है, क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके प्रयासों से यह कार्यक्रम राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान दे रहा है। इससे हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, एनर्जी सेक्टर को, हेल्थ केयर सेक्टर को बहुत लाभ हुआ है। खेती किसानी से लेकर आधुनिक इनोवेटर्स को भी भारत के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम ने बहुत मदद की है। साथियों, कुछ ही दिन पहले हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट ने एक और बड़ी उपलब्धि से भारत का गौरव बढ़ाया है। तमिलनाडु के कलपक में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है। दरअसल क्रिटिकलिटी वह स्टेज है जिसमें रिएक्टर पहली बार सेल्फ सस्टेनिंग न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में सफलता हासिल करता है। इस स्टेज का मतलब है रिएक्टर का ऑपरेशन फेज में पहुंचना। भारत की न्यूक्लियर एनर्जी जर्नी में एक ऐतिहासिक माइलस्टोन है। और बड़ी बात यह भी कि परमाणु रिएक्टर पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से निर्मित है। साथियों, इसे ब्रीडर रिएक्टर क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी एक वजह है। एक ऐसा सिस्टम है जो ऊर्जा के उत्पादन के साथ साथ भविष्य के लिए नया ईंधन भी खुद ही तैयार करता है। साथियों, मुझे मार्च 2024 का वह समय भी याद है जब मैं कलपक्कम में रिएक्टर की कोर लोडिंग का साक्षी बना था। मैं उन सभी को बधाई देता हूं जिन्होंने भारत के परमाणु कार्यक्रम में अपना अमूल्य योगदान दिया है। देशवासियों का जीवन बेहतर और आसान बनाने के लिए उनका यह प्रयास बहुत ही सराहनीय है। इससे विकसित भारत के हमारे संकल्प को भी एक नई ऊर्जा मिलेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में आज मैं एक ऐसी शक्ति की बात करना चाहता हूं जो अदृश्य है, लेकिन जिसके बिना हमारा जीवन एक पल भी न चले। यही ताकत भारत को आगे बढ़ा रही है। यह हमारी पवन शक्ति है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, वायुर्वा इति व्यष्टि, वायुर्वै समष्टिः। अर्थात वायु सिर्फ एक तत्व नहीं है, यह जीवन की ऊर्जा है, यह समष्टि की शक्ति है। साथियों, आज यही पवन शक्ति भारत के विकास की नई कहानी लिख रही है। भारत ने हाल ही में पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब भारत का विंड एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी 56 गीगावाट से अधिक हो चुकी है। पिछले 1 साल में ही करीब 6 गीगावाट नई क्षमता जुड़ी है। विंड एनर्जी में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया भी हमारी तरफ देख रही है। साथियों, आज भारत विंड एनर्जी कैपेसिटी में दुनिया में 4थे स्थान पर है। यह हमारे इंजीनियरों की मेहनत है, यह हमारे युवाओं का परिश्रम है, यह देश की सामूहिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। साथियों, गुजरात,
तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, देश के अनेक राज्य इस सेक्टर में अपना परचम लहरा रहे हैं। गुजरात के कच्छ, पाटन, बनासकांठा जैसे क्षेत्र जहां पहले सिर्फ रेगिस्तान नजर आता था, आज वहां बड़े रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बन रहे हैं। इसका लाभ युवाओं को मिल रहा है, नए अवसर बन रहे हैं, नई स्किल विकसित हो रही है, रोजगार के नए रास्ते खुल रहे हैं। साथियों, भारत के विकास के लिए सौर और पवन ऊर्जा जरूरी है। ये सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं है, ये हमारे भविष्य की सुरक्षा है। इसमें हम सब की भूमिका है। हमें बिजली बचानी है, हमें स्वच्छ ऊर्जा, क्लीन एनर्जी अपनानी है। देश में हर स्तर पर ऐसे प्रयास जरूरी हैं, क्योंकि इन्हीं से बड़ा बदलाव आता है। साथियों, मई महीने की शुरुआत एक पावन अवसर के साथ होने जा रही है। कुछ ही दिनों में हम बुद्ध पूर्णिमा मनाएंगे। मैं आप सभी देशवासियों को अपनी अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। भगवान गौतम बुद्ध का जीवन संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उन्होंने हमें सिखाया है कि शांति हमारे भीतर से शुरू होती है। उन्होंने बताया है कि स्वयं पर विजय सबसे बड़ी विजय होती है। आज दुनिया जिस तरह के तनावों और संघर्षों से गुजर रही है, ऐसे समय में बुद्ध के विचार और भी अहम हो गए हैं। साथियों, दक्षिण अमेरिका के चिली में एक संस्था भगवान बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ा रही है। लद्दाख में जन्मे ड्रपपोन ओजेर रिनपोछे के मार्गदर्शन में काम हो रहा है। यह संस्था ध्यान और करुणा को लोगों के जीवन से जोड़ रही है। कोची गुआज घाटी में बना स्तूप लोगों को शांति का अनुभव कराता है। वाकई यह देखकर गर्व होता है। भारत की प्राचीन धारा दुनिया तक पहुंच रही है। दूर दराज के लोग भी इससे जुड़ रहे हैं। साथियों, बौद्ध परंपरा हमें प्रकृति से जुड़ना भी सिखाती है। भगवान बुद्ध को ज्ञान एक वृक्ष के नीचे मिला था। प्रकृति हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। देश में भी ऐसे प्रयास हो रहे हैं। कर्नाटका में कर्मा मोनेस्ट्री इसका अच्छा उदाहरण है। यह मठ एक जीवंत वन क्षेत्र है जो 100 एकड़ में फैला है। इस वन में 700 से अधिक देसी वृक्षों को संरक्षित किया गया है। साथियों, बुद्ध का संदेश सिर्फ अतीत नहीं है, यह आज भी प्रासंगिक है और भविष्य के लिए भी जरूरी है। बुद्ध पूर्णिमा का यह अवसर प्रेरणा देता है। हम अपने जीवन में शांति बढ़ाएं, करुणा अपनाएं और संतुलन के साथ आगे बढ़े। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी जानते हैं हमारे देश में अब 23 जनवरी यानी नेताजी सुभाष की जयंती से लेकर 30 जनवरी यानी गांधी जी की पुण्यतिथि तक गणतंत्र का महोत्सव मनाया जाता है। इसी महोत्सव का अहम हिस्सा होता है बीटिंग रिट्रीट। आज मैं आप बीटिंग रिट्रीट की चर्चा कर रहा हूं क्योंकि इसके पीछे खास वजह है। साथियों, आपने देखा होगा यह समारोह अलग अलग बैंड्स की विविध संगीत परंपराओं को दर्शाता है। बीते कुछ सालों से इसमें भारतीय संगीत का समावेश बढ़ा है और ये देश के लोगों को भी बहुत पसंद आ रहा है। इस साल की बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी भी बहुत यादगार रही थी। एयरफोर्स, आर्मी, नेवी और सीएपीएफ के बैंड्स ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। साथियों, शानदार म्यूजिक के साथ साथ जानदार फॉर्मेशंस का ये कार्यक्रम सबका ध्यान खींचता है। एयरफोर्स बैंड ने सिंदूर फॉर्मेशन बनाया, नेवल बैंड ने
मत्स्य यंत्र फॉर्मेशन बनाया। वही आर्मी बैंड के परफॉर्मेंस में वंदे मातरम के 150 साल और क्रिकेट में भारत की सफलता को भी दर्शाया गया। साथियों, बीटिंग रिट्रीट के बीते जाने के बाद ये सारी मेहनत, ये उपलब्धि धीरे धीरे ओझल हो जाती थी, लेकिन अब इसे लेकर बहुत ही अच्छा प्रयास हुआ है। बीटिंग रिट्रीट का म्यूजिक पहली बार वेव्स ओटीटी पर भी उपलब्ध है। आने वाले समय में यह दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी मौजूद होगा। आप इसे जरूर सुने, आपको की परंपरा पर बहुत गर्व होगा। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में देश के अलग अलग हिस्सों से प्रकृति के संरक्षण की प्रेरक कहानियां सामने आई हैं। ये कहानियां हमें उम्मीद देती हैं और गर्व से भर देती हैं। मैं मन की बात के श्रोताओं से कुछ उदाहरण साझा करना चाहता हूं। इनको सुनकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। पहले बात कच्छ के रण की। बरसात खत्म होते ही यहाँ की धरती जीवंत हो जाती है। हर साल लाखों फ्लेमिंगो यहाँ आते हैं। पूरा इलाका गुलाबी रंग से रंग जाता है, इसलिए इसे फ्लेमिंगो सिटी कहा जाता है। ये पक्षी यहीं घोंसले बनाते हैं और अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। कच्छ के लोग इन्हें लाखाजी के बाराती कहते हैं। अब लाखाजी के बाराती कच्छ में पर्यावरण संरक्षण के बड़े सुंदर प्रतीक बन गए हैं। साथियों, दूसरा किस्सा इंसान और वन्य जीवों के सहयोग का है और ये उत्तर प्रदेश से है। यहाँ के तराई इलाकों में फसल के समय हाथियों के झुंड गांवों की ओर आते हैं। इससे टकराव की आशंका बढ़ती है, लेकिन अब यूपी में भी गज मित्र जैसे प्रयास शुरू हुए हैं। गांव के लोग ही टीम बनाकर हाथियों पर नजर रखते हैं। वे समय रहते लोगों को सतर्क करते हैं। इससे टकराव कम हो रहा है और लोगों में भरोसा बढ़ रहा है। साथियों, मध्य भारत से भी एक अच्छी खबर आई है। छत्तीसगढ़ में ब्लैक बक यानी काले हिरण फिर से दिखाई देने लगे हैं। एक समय इनकी संख्या बहुत कम हो गई थी, लेकिन लगातार प्रयास हुए और संरक्षण बढ़ाया गया। आज ये फिर से खुले मैदानों में दौड़ते नजर आते हैं। ये हमारी खोती विरासत की वापसी है। ऐसे ही उम्मीद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडावण के संरक्षण में भी दिख रही है। ये पक्षी हमारे रेगिस्तानी इलाकों की पहचान हुआ करती थी, लेकिन एक समय इसकी संख्या बहुत कम रह गई थी। हालत ये थी कि ये पक्षी लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई थी, लेकिन अब इसके संरक्षण के लिए बड़ा अभियान चल रहा है। वैज्ञानिक तरीके अपनाए जा रहे हैं, प्रजनन केंद्र बनाए गए हैं और अब नए जीवन की शुरुआत दिखाई दे रही है। साथियों, प्रकृति और मानव अलग नहीं है, हम एक दूसरे के साथी हैं। जब हम प्रकृति को समझते हैं, उसका सम्मान करते हैं और उसके साथ मिलकर चलते हैं, तो बदलाव साफ दिखाई देता है। आज यही बदलाव देश के कोने कोने से नई उम्मीद बनकर सामने आ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, नॉर्थ ईस्ट हम सब के लिए अष्टलक्ष्मी है। यहाँ भरपूर टैलेंट है और नॉर्थ ईस्ट की प्राकृतिक सुंदरता भी सबका ध्यान खींचती है। मन की बात में भी हम अक्सर नॉर्थ ईस्ट के लोगों की उपलब्धियों पर चर्चा करते आए हैं। आज ऐसी ही एक और उपलब्धि की मैं आपसे चर्चा करूंगा और वो है बैम्बू सेक्टर में नॉर्थ ईस्ट की सफलता। साथियों, जिस चीज को कभी बोझ के रूप में देखा जाता था, वह आज रोजगार, कारोबार और इनोवेशन को नई गति दे रही है। हमारी माताएं, बहनें इसकी सबसे बड़ी लाभार्थी हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बैम्बू की परिभाषा बदल देने से कितना बड़ा परिवर्तन आया है।
साथियों, अंग्रेजों के बनाए कानून के हिसाब से बैम्बू को पेड़ के रूप में परिभाषित किया गया था और इससे जुड़े नियम बहुत कड़े थे। कहीं पर भी बैम्बू को ले जाना बहुत मुश्किल था। ऐसे में यहाँ के लोग बांस से जुड़े काम धंधे से दूर होते गए। साथियों, साल 2017 में कानून में बदलाव करके हमने बैम्बू को पेड़ की कैटेगरी से बाहर किया, जिसके नतीजे सबके सामने हैं। आज पूरे नॉर्थ ईस्ट में बैम्बू सेक्टर फल फूल रहा है। लोग लगातार इनोवेशन करके इसमें वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। साथियों, त्रिपुरा के गोमती डिस्ट्रिक्ट के विजय सूत्रधार और साउथ त्रिपुरा के प्रदीप चक्रवर्ती, उन्हीं की बात कर रहे हैं। इन्होंने नए कानूनों को अपने लिए एक बड़े अवसर के रूप में देखा। फिर इन्होंने अपने काम को टेक्नोलॉजी से जोड़ा। आज वे पहले से कहीं बेहतर और कहीं ज्यादा बांस के उत्पाद बना रहे हैं। नागालैंड के दीमापुर और आसपास के इलाकों में कई ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जिन्होंने बैम्बू से जुड़े फूड प्रोडक्ट्स में वैल्यू एडिशन किया है। वहाँ खोरोलो क्रिएटिव क्राफ्ट जैसी टीमें भी हैं जो बांस के फर्नीचर और हैंडीक्राफ्ट पर काम कर रही है। साथियों, मिजोरम के मामित जिले में ऐसी टीमें हैं जो बांस के टिश्यू कल्चर और पॉली हाउस मैनेजमेंट पर काम कर रही है। मुझे सिक्किम में गंगटोक के करीब लागस्थल बाम्बू एंटरप्राइज टीम के बारे में भी पता चला है। ये बैम्बू से हैंडीक्राफ्ट्स, अगरबत्ती स्टिक्स, फर्नीचर और इंटीरियर डेकोर आइटम्स बनाती है। साथियों, मैंने यहाँ पर कुछ ही उदाहरण दिए हैं। देश में बैम्बू सेक्टर की सफलता की यह लिस्ट काफी लंबी है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि नॉर्थ ईस्ट का कोई न कोई बांस का उत्पाद जरूर खरीदें। आप इसे गिफ्ट के रूप में भी दे सकते हैं। आपके इस प्रयास से उन लोगों का हौसला बढ़ेगा जो बैम्बू प्रोडक्ट को बनाने में अपना पसीना बहाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, तेजी से बदलते हुए इस समय में टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बन गई है। आज हम अपने अतीत को वर्तमान से जोड़ने में भी टेक्नोलॉजी का कमाल देख रहे हैं। इस दिशा में हाल ही में एक ऐसा डेवलपमेंट हुआ है जिससे शिक्षा से जुड़े लोग और इतिहास में रुचि रखने वाले बहुत खुश हुए हैं। साथियों, कुछ दिन पहले ही नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया ने एक विशेष पोर्टल पर एक अनोखा डेटाबेस शेयर किया है। इस संस्था ने 20 करोड़ से भी ज्यादा अमूल्य दस्तावेजों को डिजिटाइज कर सार्वजनिक किया है। इनमें से कुछ तो बहुत ही दिलचस्प है। 7वीं शताब्दी की गिलगित पांडुलिपियां भोजपत्र पर लिखी हुई है। यहाँ आपको 8वीं शताब्दी का एक रोचक ग्रंथ श्री भुवालय भी देखने को मिलेगा। अंकों पर आधारित यह ग्रंथ एक ग्रिड के रूप में है। रानी लक्ष्मीबाई से जुड़े कुछ अहम पत्र भी आप यहाँ देख सकते हैं। इनसे 1857 में उनके द्वारा लिए गए कुछ निर्णयों का पता चलता है जो उनके पराक्रम को दर्शाते हैं। जो लोग नेताजी सुभाष के बड़े प्रशंसक हैं, उनके लिए यहाँ नेताजी के जीवन, आजाद हिंद फौज और उनकी स्पीच से जुड़े कई डॉक्यूमेंट्स हैं। आपको पंडित मदन मोहन मालवीय जी, उनसे जुड़े कई डॉक्यूमेंट्स भी मिलेंगे। इनमें बीएचयू की स्थापना और हिंदी साहित्य सम्मेलन से जुड़ी अहम जानकारियां हैं। यहाँ हमारे संविधान सभा से जुड़े कई अनोखे दस्तावेज भी उपलब्ध हैं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप www.abhilekpatal.in को जरूर विजिट करें। यह आपको अपने इतिहास का अद्भुत अनुभव देगा। साथियों,
जरा कल्पना कीजिए, आप दुनिया भर के सबसे प्रतिभाशाली लोगों के बीच हैं। आपके पास गणित के बहुत ही कठिन सवाल हैं। इन्हें सुलझाने के लिए समय है केवल 4.5 घंटे। यानी वक्त बहुत कम है और कंपटीशन इंटरनेशनल है, बहुत तगड़ा है। ऐसी स्थिति में नर्वस होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में हमारी बेटियों ने कमाल कर दिया। इस महीने की शुरुआत में फ्रांस के बोर्दो में यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड का आयोजन हुआ था। मैथ्स में गहरी रुचि रखने वाली स्कूली छात्राओं के लिए यह एक बड़ी प्रतियोगिता थी। यह दुनिया के सबसे सम्मानित प्रतियोगिताओं में से एक है। इस ओलंपियाड में हमारी बेटियों ने अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। मुझे इस प्रतिभाशाली टीम पर बहुत गर्व है। इसमें मुंबई की श्रेया मुंदड़ा, तिरुवनंतपुरम की संजना चाको, चेन्नई की शिवानी भरत कुमार और कोलकाता की सिमोई बेरा शामिल थी। इसमें हमारी टीम विश्व में 6ठे स्थान पर रही। श्रेया ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया, संजना ने सिल्वर, तो शिवानी ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। साथियों, इस ओलंपियाड के लिए भारत में जो सिलेक्शन की प्रक्रिया है वो अपने आप में बहुत कठिन है। इसका एक मल्टी स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस है। इसमें रीजनल, स्टेट और नेशनल लेवल पर कठिन चुनौतियों को पार करना होता है। इसके बाद सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली छात्राएं 1 महीने के मैथमेटिक्स ट्रेनिंग कैंप में शामिल होती हैं। यह कैंप टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन में आयोजित होता है। इस कैंप के आखिर में टीम सिलेक्शन टेस्ट होता है। इसमें परफॉर्मेंस के आधार पर ही भारत की टीम चुनी जाती है। साथियों, हर वर्ष देश भर की करीब 6 लाख स्टूडेंट्स इस मैथमेटिकल ओलंपियाड प्रोग्राम में हिस्सा लेती हैं। समय के साथ यह संख्या लगातार बढ़ रही है। यानी देश की बेटियों के बीच ओलंपियाड का यह कल्चर तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इन होनहार बेटियों को सपोर्ट करने के लिए मैं उनके पेरेंट्स की भी सराहना करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा
घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। आपकी दी गई जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रहती है, यह गोपनीय रखी जाती है। डिजिटल सुरक्षा के साथ इसे सुरक्षित किया जाता है। आइए हम सब मिलकर इस प्रक्रिया में भाग लें, जनगणना 2027 को सफल बनाएं। साथियों, हमारे देश में खाने पीने की परंपरा सिर्फ स्वाद तक सीमित नहीं रही है। इसी परंपरा का एक दिलचस्प हिस्सा है भारत की चीज। कुछ दिन पहले मैंने ट्वीट के माध्यम से एक जानकारी साझा की थी। ब्राजील में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय चीज प्रतियोगिता में भारतीय चीज के 2 ब्रांड्स को प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं। इस उपलब्धि की चर्चा सोशल मीडिया पर भी खूब हुई। कई लोगों ने मुझसे कहा कि भारत में चीज की जो विविधता है उस पर भी बात होनी चाहिए। साथियों, भारत के डेयरी सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। इस सेक्टर में वैल्यू एडिशन ने हमारे पारंपरिक स्वाद को एक नई पहचान दी है। आज भारतीय चीज दुनिया भर में अपनी जगह बना रही है। ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर, दुनिया की प्लेटों में भारत का स्वाद पहुंच रहा है। जम्मू कश्मीर की कलारी चीज को ही लीजिए, इसे कश्मीर का मोजेरेला कहा जाता है। गुजर बकरवाल समुदाय के लोग पीढ़ियों से इसे बनाते और खाते आए हैं। वहीं सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में छुरपी बहुत प्रसिद्ध है। पहाड़ों की सादगी और कोमलता इसके स्वाद में भी महसूस होती है। इस चीज की खास बात यह है कि इसे याक के दूध से बनाया जाता है। साथियों, महाराष्ट्र और गुजरात में टोपलीनू पनीर, जिसे सुरती चीज भी कहा जाता है, वह भी अपनी एक अलग पहचान रखता है। मैंने यहाँ सिर्फ कुछ नाम लिए हैं, लेकिन हमारे देश में स्वाद की यह दुनिया बहुत व्यापक है। आज इस परंपरा को नई ताकत मिल रही है। अनेक भारतीय कंपनियां इस क्षेत्र में निवेश कर रही हैं। आधुनिक तकनीक आ रही है, बेहतर पैकेजिंग हो रही है और हमारे उत्पाद वर्ल्ड स्टैंडर्ड के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसी का परिणाम है कि भारतीय चीज अब देश की सीमाओं से निकलकर दुनिया के बाजारों और रेस्तोरां तक पहुंच रही है। आज हम लोकल से ग्लोबल की बात करते हैं, उसमें भारतीय चीज का उदाहरण हमें आगे की दिशा दिखाता है। मुझे विश्वास है भारत का स्वाद, भारत की परंपरा और भारत की गुणवत्ता दुनिया के लोगों को एक नया अनुभव देगी और भारत से एक नया जुड़ाव भी बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, इस महीने देश के कई हिस्सों में नववर्ष सहित अनेक पर्व त्योहार मनाए गए। कुछ ही दिन बाद 9 मई को पोचिशे बैसाख के अवसर पर हम गुरुदेव टैगोर की जन्म जयंती मनाएंगे। गुरुदेव बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। वे एक महान लेखक और विचारक तो थे ही, उन्होंने कई प्रसिद्ध संस्थानों को भी आकार दिया। गुरुदेव टैगोर लोगों के लिए ऐसे उद्योगों के पक्षधर थे जिनमें स्थायी रोजगार मिलने के साथ ही गांवों का भी कल्याण हो। उनके रविंद्र संगीत का प्रभाव आज भी दुनिया भर में बना हुआ है। मेरे लिए शांति निकेतन की यात्राएं अविस्मरणीय रही। यह वही इंस्टीट्यूशन है जिसे उन्होंने पूरे समर्पण भाव से सींचा और संवारा था। उन्हें एक बार फिर मेरी विनम्र श्रद्धांजलि।
साथियों, मई का महीना 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की याद भी दिलाता है। मैं माँ भारती की सभी वीर संतानों को नमन करता हूं, जिन्होंने लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत की थी। यह समय स्कूली बच्चों की छुट्टियों का भी होता है। मेरा आग्रह है कि वे अपनी छुट्टियों का भरपूर आनंद लें और कुछ नया सीखने का प्रयास करें। गर्मियों के इस मौसम में आप सभी अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखें। अगले महीने आपसे फिर मुलाकात होगी, कुछ नए विषयों के साथ, देशवासियों की कुछ नई उपलब्धियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। अब लेकर चलते सीधे आपको खबरों में। खबर दिल्ली से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ट्वीट। पीएम मोदी ने अमेरिका घटना पर किया ट्वीट। ट्रंप फर्स्ट लेडी और उपराष्ट्रपति सुरक्षित। पीएम वॉशिंगटन डीसी होटल में हुई थी सुरक्षा घटना। पीएम ने हिंसा की कड़ी निंदा की। लोकतंत्र में हिंसा के लिए नहीं कोई जगह। प्रधानमंत्री सभी की सुरक्षा और कुशलता की कामना की। तो नई दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वॉशिंगटन में हुई घटना पर पीएम मोदी ने निंदा की है। वॉशिंगटन डीसी होटल में सुरक्षा को लेकर हुई चूक। पीएम ने हिंसा की कड़ी निंदा की। लोकतंत्र में हिंसा के लिए नहीं कोई जगह। सभी की सुरक्षा और कुशलता की कामना की। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ट्वीट। पीएम मोदी ने अमेरिका घटना पर किया ट्वीट। ट्रंप फर्स्ट लेडी और उपराष्ट्रपति सुरक्षित। वॉशिंगटन डीसी होटल में हुई थी सुरक्षा घटना में चूक। अगली खबर यूपी के लखनऊ से। 12,000 से अधिक वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण रद्द। यूपी में 12,000 से अधिक वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण निरस्त। 12,135 वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण गलत ब्यौरे के चलते खारिज। यूपी से 1.26 लाख संपत्तियां थीं पंजीकृत। लखनऊ से सर्वाधिक 1,114 पंजीकरण निरस्त हुए। भारत सरकार के उम्मीद पोर्टल पर हो रहा पंजीकरण। प्रदेश में 12,000 से अधिक पंजीकरण निरस्त। बिजनौर जिले के 1,003 पंजीकरण खारिज किए गए। सहारनपुर के 990, बाराबंकी के 577 पंजीकरण खारिज। अमरोहा के 86, बागपत के 60 और बरेली के 17 मामले पंजीकरण में गलत जानकारी देने पर पंजीकरण निरस्त। जरूरी दस्तावेज अपलोड न करने पर पंजीकरण निरस्त। उम्मीद पोर्टल पर 6 जून है पंजीकरण करने की अंतिम तिथि। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंजीकरण में गलत जानकारी देने पर पंजीकरण निरस्त कर दिए गए हैं। जरूरी दस्तावेज अपलोड न करने पर पंजीकरण निरस्त। 12,000 से अधिक वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण रद्द। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। यूपी में 12,000 से अधिक वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण निरस्त। अगली खबर यूपी के आगरा से है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पहुंचे ताज। केंद्रीय मंत्री के साथ विदेशी डेलीगेशन भी मौजूद। कड़ी सुरक्षा के बीच ताजमहल परिसर में काफिले की एंट्री। स्मारक का भ्रमण और अवलोकन जारी। दौरे के दौरान निर्यातकों संघ अहम बैठक प्रस्तावित। लेदर, टॉय, फार्मा और आयुष सेंटर पर होगा फोकस। निर्यात बढ़ाने और व्यापार को गति देने पर चर्चा। पर्यटन के साथ व्यापारिक दृष्टि से भी अहम दौरा। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीयूष गोयल पहुंचे आगरा। लेदर, टॉय, फार्मा और आयुष सेक्टर पर होगा फोकस। निर्यात बढ़ाने और व्यापार को गति देने पर चर्चा। आगरा से इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। पर्यटन के साथ व्यापारिक दृष्टि से भी अहम दौरा माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पहुंचे ताज। विदेशी डेलीगेशन भी साथ। कड़ी सुरक्षा के बीच ताजमहल परिसर में काफिले की एंट्री।
स्मारक का भ्रमण और अवलोकन जारी। दौरे के दौरान निर्यातकों संग अहम बैठक प्रस्तावित। आगरा से इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, अहम खबर आपको बता रहे हैं। लेदर, टॉय, फार्मा और आयुष सेक्टर पर होगा फोकस। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आगरा पहुंचे। पर्यटन के साथ व्यापारिक दृष्टि से भी अहम दौरा। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पहुंचे ताज, विदेशी डेलीगेशन भी मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको आगरा से बता रहे हैं, कड़ी सुरक्षा के बीच ताजमहल परिसर में काफिले की एंट्री। अगली खबर यूपी के जौनपुर से। जौनपुर में एक बड़ा हादसा टल गया जब मछली शहर विद्युत वितरण खंड के अंतर्गत तिलोरा बाजार में 25 केवीए ट्रांसफार्मर के नीचे लगे डीटी स्मार्ट मीटर में अचानक धमाके के साथ आग लग गई। साधन सहकारी समिति के सामने हुए इस घटनाक्रम में मीटर धुंध कर जलने लगा, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि ओवरलोड के कारण मीटर में भीषण आग लगी। स्थानीय ग्रामीण स्वीकृत क्षमता से अधिक बिजली का उपयोग कर रहे हैं, जिसके चलते ट्रांसफार्मर और मीटर पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है। गर्मियों में बढ़ती बिजली खपत, ढीले कनेक्शन, तकनीकी खराबी, शॉर्ट सर्किट और अत्यधिक तापमान जैसे कारणों से ऐसे हादसों का खतरा और बढ़ जाता है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बिजली के खंभों पर लगे मीटर यूनिट की समय समय पर जांच नहीं की जाती। आग लगने के बाद ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाते हुए धूल और मिट्टी डालकर किसी तरह आग पर काबू पाया, जिससे बड़ा नुकसान होने से बच गया। अगली खबर सरगुजा से है। सरगुजा जिले में मोटरसाइकिल चोरी के मामलों का खुलासा करते हुए थाना मणिपुर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 अलग अलग चोरी के मामलों का पर्दाफाश किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सद्दाम हुसैन 29 वर्ष निवासी बकना थाना लुड्रा और राम बहादुर दास उर्फ बहादुर 26 वर्ष निवासी डंडगांव थाना लुड्रा के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके कब्जे से 3 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। बरामद वाहनों में 2 हीरो HF डीलक्स और 1 होंडा ड्रीम युगा शामिल हैं। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे दीपक प्रजापति के साथ मिलकर लंबे समय से मोटरसाइकिल चोरी कर रहे, उन्हें बेचने का काम कर रहे थे। इस गिरोह के बारे में पुलिस को पहले से जानकारी मिल रही थी। डीआईजी एवं SSP राजेश कुमार अग्रवाल के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई के बाद दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। अगली खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से है, जहां शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के आम गांव से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक परिवार पिछले 20 सालों से सामाजिक बहिष्कार का दंश झेल रहा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि केवल 250 रुपए के कथित सामाजिक जुर्माने का न चुकाने के कारण उन्हें समाज से अलग कर दिया गया। जानकारी के अनुसार महावीर प्रसाद गुप्ता के परिवार पर एक सामाजिक बैठक में शामिल न होने पर यह जुर्माना लगाया गया था। जुर्माना न भरने पर पूरे परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। समय के साथ यह बहिष्कार और भी सख्त होता गया और परिवार को समाज से पूरी तरह अलग थलग कर दिया गया। सबसे गंभीर बात यह है कि अब इसका असर परिवार की अलग पीढ़ी पर भी पड़ रहा है। परिवार के युवाओं की शादी की बात कहीं भी चलती है तो उनके बहिष्कार की जानकारी सामने आते ही रिश्ते टूट जाते हैं। ग्रामीणों ने भी इस बहिष्कार की पुष्टि की है। पीड़ित परिवार ने कई बार समाज की बैठकों में शामिल होने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बाहर निकाल दिया गया। परिवार ने थाने में भी शिकायत दर्ज कराई, हालांकि अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार व्यक्ति या परिवार का सामाजिक बहिष्कार करना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है और यह गैर कानूनी भी माना जा सकता है। अब परिवार प्रशासन से न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है।
समाज को लेकर ये मामला चल रहा है कि जो हम लोग छोटे छोटे थे तब से हमारे पिताजी को समाज से बहिष्कार किया गया है। तब से हम लोग परेशान हैं समाज में जुड़ने के लिए, हमको समाज में जोड़ा नहीं जा रहा है। जो कि मैं आपका ये 26 में आवेदन लेके गया था, उसमें मेरे को समाज से बाहर भेज दिया गया कि तुमको जाओ, हम फ़ोन करके बुलाएंगे। समाज में मेरे को उस समय भी बहिष्कार किया गया। मैं थाने में लिखित आवेदन दिया, थाने पर भारी गोल मटोल करके इस मामले में चुप्पी साधा पड़ा था। साहू बनिया है, कसोधन, इन्हें टाइटल लिखते हैं गुप्ता। और मेरे जानकारी में इन लोग 20 साल लगभग हो गया समाज से बाहर हैं, ना इनके साथ समाज के साथ उठना बैठना भी नहीं होता है। अब इतना तो मैं बता नहीं पाऊंगा कि क्या इनका रीज़न है, क्या है। वही समाज बहिष्कार तो किया गया है, 20 साल हो जा रहा है। उसमें प्रयास कर रहे हैं कि समाज में कुछ ना हम लोग को शामिल करें और शादी ब्याह हो। शादी ब्याह के लिए बहुत परेशानी हो रही है हम लोग को। वही में पिताजी, हम लोग छोटे छोटे थे उस समय, पिताजी रजिस्टर में साइन किए थे मीटिंग के लिए, तो उसमें नहीं जा पाए। मेरी दादी डेथ हो गई तो झारखंड चले गए थे, तो उसी में वापस आए। फिर अगला मीटिंग हुआ, उसमें गए मेरे पिताजी, तो बोले कि नहीं, जुर्माना लगा दिया गया 250 रुपया। हाँ, हम शंकर थाना में भी दिए, एसपी साहब को भी दिए बलरामपुर जा कर के। और मेरा 2007 में हमको समाज से बाहर निकाल दिए। उस समय हम बाजार करते थे, और बाजार करने के बाद हमको शाम को जानकारी मिला, आप सिग्नेचर कराते थे बाजार में घूम घूम कर रजिस्टर। अगली खबर यूपी के जौनपुर से है। जौनपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां दबंगों के हौसले बुलंद नजर आए। मछली शहर कोतवाली क्षेत्र के रसूलपुर गांव में कुछ दबंगों ने एक घर पर चढ़कर जमकर लाठियांबाजी और जमकर उत्पात मचाया। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने घर के बाहर खड़ी ई रिक्शा को भी निशाना बनाया और उसमें तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, दबंगों ने घर में घुसने का भी प्रयास किया, जिससे परिवार में दहशत फैल गई। घटना के दौरान घर में मौजूद महिलाओं ने किसी तरह खुद को बचाया और दबंगों से अपनी जान बचाने में सफल रहीं। फिलहाल घटना के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है और जांच जारी है। आज का यह कार्यक्रम दीक्षांत परेड समारोह का था। हमारे अगली खबर रायबरेली से। रायबरेली के पीएससी ग्राउंड में धूमधाम से दीक्षांत परेड समारोह आयोजित किया गया। आईटीसी 25वीं वाहिनी पीएससी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 599 से 588 प्रशिक्षु सफलतापूर्वक पास आउट हुए। परेड के दौरान प्रशिक्षुओं ने शानदार अनुशासन, तालमेल और पेशेवर दक्षता का प्रदर्शन किया, जिसे देखकर उपस्थित अधिकारियों ने उनकी सराहना की। समारोह के मुख्य अतिथि प्रशांत कुमार रहे, जिन्होंने सलामी लेकर प्रशिक्षुओं का उत्साहवर्धन किया। प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद ये सभी जवान आप सेवा के लिए पूरी तरह तैयार हैं और प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था की ओर मजबूत करेंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिकारी और जवान मौजूद रहे। इस दौरान पीएससी कमांडेंट लाल भरत कुमार पाल ने प्रशिक्षण और पास आउट हुए जवानों से जुड़ी विस्तृत जानकारी साझा की। आज का यह कार्यक्रम दीक्षांत परेड समारोह का था। हमारे आरटीसी जो 25वीं वाहिनी पीएससी में चल रही थी, उसमें 599 प्रशिक्षुओं द्वारा यहाँ आमद कराई गई थी, जिसमें से 588 जो प्रशिक्षु हैं वो पास आउट हो करके, सफल हो करके
अपने जनपदों को गए। अगली खबर यूपी के राजधानी लखनऊ से। लखनऊ में सरोजनी नगर स्थित ट्रांसपोर्ट नगर के 32वीं वाहिनी पीएसी बटालियन ग्राउंड में दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया है। यह समारोह प्रशिक्षु आरक्षी नागरिक पुलिस बैच 2025-26 के लिए आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस जवान और अधिकारी मौजूद रहे। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में तरुण गावा, अपर पुलिस महानिदेशक सुरक्षा उत्तर प्रदेश शामिल हुए। उनके साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस दौरान पुलिस लाइन में एलईडी स्क्रीन के माध्यम से मुख्यमंत्री का संबोधन भी सुना गया। परेड ग्राउंड में प्रशिक्षु जवानों ने अनुशासन और समर्पण का प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथि ने नवनियुक्त जवानों को शपथ दिलाई और उन्हें पुलिस परिवार का हिस्सा बनने पर बधाई दी। तरुण गाबा ने अपने संबोधन में कहा कि पुलिस ने शामिल हुए युवाओं को कानून का पालन करते हुए जनता के साथ मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि संविधान के तहत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना हर जवान की जिम्मेदारी है। 2025 में जो लगभग 60,000 आरक्षियों की भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस में हुई थी, उन रिक्रूट आरक्षियों का दीक्षांत समारोह आज प्रदेश भर में 112 स्थानों पर आयोजित किया गया है। 32 वाहिनी पीएसी में भी जो 196 रिक्रूट आरक्षियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उन्होंने भी इस प्रशिक्षण के बाद आज अपनी पासिंग आउट परेड यहाँ पर की है। जो प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए आरक्षी हैं उनमें उत्साह है और नए पाठ्यक्रम के अनुसार उन्हें लेटेस्ट जो पाठ्यक्रम है उसको सम्मिलित करते हुए प्रशिक्षण प्रदान कराया गया है और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार का प्रशिक्षण उन्हें प्राप्त हुआ है वो आगे जाकर फील्ड में भी बहुत अच्छा कार्य करेंगे। अगली खबर देवघर से। देवघर में रोजगार के क्षेत्र में एक और बड़ी पहल देखने को मिली है। भंडार कोला स्थित सेंट जेवियर स्कूल के सामने त्रिनेत्र लेजर कटिंग यूनिट का भव्य उद्घाटन किया गया। नई सोच और सामाजिक भागीदारी की मिसाल पेश करते हुए कंपनी के फाउंडर ने इस प्रतिष्ठान का उद्घाटन कुंवारी कन्याओं के हाथों कराया, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। यह यूनिट अपने आप में 100 से 200 लोगों को रोजगार देने में सक्षम बताई जा रही है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में खुशी का माहौल है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इससे रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और क्षेत्रीय विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। देवघर में इस तरह के नए उद्योगों की स्थापना से शहर तेजी से रोजगार और औद्योगिक विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस इलाका में मशीन खान है, इधर बंगाल में है, इधर पटना में है, शायद पटना में है, पटना में है। काफ़ी दूर लोग जाते थे इस काम के लिए, हम लोग को भी ज़रूरत पड़ता था तो दूर जाते थे, इसलिए हम लोग यहाँ से करते हैं। क्या क्या इस मशीन से जो है कटिंग होगा? हर तरह का डिजाइन कटिंग है, ये क्या हो पत्ती का डिजाइन हो, स्टील में, लोहा में, जीआई में, एल्युमिनियम में। अगली खबर जांजगीर से है। चांपा जिले में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना पीएम आशा योजना के तहत रबी फसलों की खरीद शुरू होते ही किसानों में उत्साह का माहौल है। जिले में चना, मसूर और सरसों की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है। कृषि उपसंचालक राकेश कुमार शर्मा के अनुसार रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए नाफेड द्वारा चना 5,875 रुपये प्रति क्विंटल, मसूर 7,000 रुपये प्रति क्विंटल और सरसों 6200 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर खरीद की जा रही है। चना और मसूर की खरीद 1 मार्च से 30 मई 2026 तक, जबकि सरसों की खरीदी 15 फरवरी से 15 मई 2026 तक निर्धारित की गई है। योजना के तहत पंजीकृत किसान अपने नज़दीकी उपार्जन केंद्रों जांजगीर, पामगढ़, बमनीडीह और अकलतरा में अपनी उपज बेच सकते हैं। जिले में अब तक 117 चना उत्पादक, 18 मसूर उत्पादक और 56 सरसों उत्पादक किसानों सहित कुल 391 किसानों ने योजना पंजीकरण कराया है। मैं आधा एकड़ जमीन में मसूर के फसल लगा रहे हैं, जेकर उत्पादन बहुत अच्छा रही से। मैं इला पिंडरी के सोसाइटी में समर्थन मूल्य में बेचे हूँ, जेकर से मोला आर्थिक आमदनी हुई से और पीएम आशा योजना के तहत बिक्री करे हैं और एक से मैं संतुष्ट हूँ।
एक मैं कृषि विभाग, छत्तीसगढ़ शासन और कृषि विभाग के सब अधिकारी कर्मचारी मन ला बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ। मैं मसूर का खेती अपना 55-56 डिसमिल में करीब किया था, जिसमें से मुझे 60-70 kg मिला है और उनमें से PM आशा योजना के तहत 50 kg का विक्रय ग्राम सोसाइटी पेंड्री जांजगीर में किया हूँ, जिसके लिए मैं छत्तीसगढ़ सरकार और कृषि विभाग को धन्यवाद। शासन के द्वारा PM आशा योजना लाई गई है, जिसमें रबी फसल में सरसों, मसूर एवं चना फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर शासन के द्वारा खरीदी की जा रही है। जिले में इन तीनों फसलों के उपार्जन के लिए 4 सेवा सहकारी समितियों को चयनित किया गया है, जिसमें सेवा सहकारी समिति अखलतरा, सेवा सहकारी समिति बमनीडीह, पामगढ़ और जांजगीर चयनित है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का